बुक सुपरनैचुरल, जिसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक, चैप्टर 17वां, एक आशापूर्ण विवाह 1934 से 1935 तक। विलियम मैरियन ब्रनम ने शुक्रवार 22 जून 1934 को एमेलिया होप ब्रमबैक से शादी कर ली। बिल 25 साल का था, होप लगभग 21 की थी। उन्होंने 434 ग्राहम स्ट्रीट पर एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया, जो ब्रैनम टैबरनेकल से ज़्यादा दूरी पर नहीं था। उस मकान में केवल 2 कमरे थे। एक किनारे को वह अपने बैठक और शयन कक्ष दोनों के रूप से इस्तेमाल करते थे। दूसरी ओर एक रसोई थी। मकान में पानी की नल द्वारा आपूर्ति नहीं थी। होप को मोहल्ले भर की दूरी पर एक सार्वजनिक नल से पानी भरकर लाना पड़ता था। पूरी तौर पर देखा जाए तो वह एक घर तो नहीं था, लेकिन $4 प्रति माह के लिए यह सबसे अधिक था जिसे वे वहन कर सकते थे। नया शादीशुदा जोड़ा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत कम संपत्ति साजो सामान के साथ शुरू कर रहा था। बिल के पास एक पुराना हो चुका चमड़े का सोफ़ा था और फोर्ड की एक मोटर कार। बिल की मां ने उन्हें एक लोहे की चारपाई दे दी थी और किसी और ने उन्हें एक पुराना फोल्डिंग पलंग दे दिया था। एक कबाड़ी की दुकान से बिल खाना बनाने वाला एक स्टोव खरीद लाया था 75 सेंट में। फिर उसने $1.25 लगाए थे स्टोव में नई जालियां लगवाने के लिए। होप भी काम पर जाती थी फाइन शर्ट फैक्ट्री में, ताकि थोड़े और पैसे कमाने में मदद मिल सके और कुछ और फर्नीचर खरीदा जा सके। जल्दी ही उन्होंने इतने पैसे जोड़ लिए कि सीयर्स से $3.98 का एक बिना पेंट किया हुआ नाश्ते का सेट खरीद लें। बिल ने उस सेट को पीला पेंट कर दिया, टेबल और कुर्सियों पर एक बड़ी हरी तिप्तियाँ के साथ, क्योंकि होप उसे हमेशा चिढ़ाया करती थी उसके आयरिश मूल का होने के कारण। नाश्ते के इस सेट ने उनके घर की हालत में ध्यान देने लायक सुधार कर दिया। फिर भी लकड़ी की सख्त कुर्सियां आराम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। बिल बहुत थक जाता था, एक ही दिन में 2-2 नौकरियों के लिए काम करके और फिर अपने पास्टर वाली जिम्मेदारियों को शाम को संभालकर। उसकी इच्छा होती कि काश वह रात को एक गद्देदार आराम कुर्सी में धड़ाम से धस पाता, अपने पैरों को चढ़ा लेता और बाइबल पढ़ते हुए थोड़ा आराम कर पाता। जबकि होप भी काम कर रही थी, बिल ने सोचा कि शायद वे लोग एक आरामदेह कुर्सी खरीद सकेंगे। दोनों इकट्ठे गाड़ी से नदी के पार लुईविल गए, एक ढेर सारे गद्दे वाली हुई आराम कुर्सी खरीदने के लिए। उन्हें एक मॉरिस कुर्सी मिल गई, मात्र $16.98 की। यह हद के बाहर मालूम नहीं पड़ता था। नए अनुभव से प्राप्त उत्तेजना से भरकर बिल ने दुकान वाले को $3 पेशगी के तौर पर दे दिए और उस सुंदर मॉरिस कुर्सी को गाड़ी में रख कर घर ले आए। उन्होंने उसे सोने वाले कमरे में एक कोने में लगाया। बिल उसके वेलवेट जैसे मुलायम आकार में धुस गया, अपने फेफड़ों को नए कपड़े की तरोताज़ा करने वाली खुशबू से भरते हुए। वह उसका वर्णन करने के लिए केवल मात्र एक शब्द ही सोच पा रहा था, स्वर्गीय। वह मॉरिस कुर्सी अब तक सब कुछ मिलाकर सबसे बड़ी समृद्धि थी जिसका बिल मालिक था। सारे दिन उन उच्च संचालन तारों की गश्त करने और आधी रात तक प्रचार करने के बाद वह मॉरिस कुर्सी ही थी जो उसकी थकी हुई मांसपेशियों का स्वागत करती थी अपने आरामदेह गद्दों में। अगले महीने तक बिल अक्सर अपनी कुर्सी में ही सो जाता था, जबकि उसकी बाइबल उसकी गोद में ही खुली रह जाती थी। बड़े प्यार से होप उसे वहाँ से उठा कर लाती थी ताकि उसे बिस्तर में सुला दे। उसकी खरीदारी ने जल्दी ही एक समस्या पैदा कर दी थी जिसकी अपेक्षा बिल ने नहीं की थी। इकरारनामे की शर्तों के अनुसार उसे अपने कर्ज का भुगतान $1 प्रति सप्ताह करना था। यह वह धन साबित हुआ जिसकी उसे किसी और जगह बहुत अधिक ज़रूरत पड़ गई। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रति सप्ताह $1 के भुगतान ने उसके चरमराते हुए बजट को अधिक और अधिक नुकसान पहुंचाया। 7वें हफ्ते में बिली पहली बार अदायगी करने में चूक गया। उसके पास तो बस $1 भी नहीं बचा था। अगला हफ्ता बेहतर साबित नहीं हुआ। जब बिल लगातार 3 किश्तों को अदा करने में चूका तो फाइनेंस कंपनी ने उसे फ़ोन किया। बिल ने माफ़ी मांगी और भारी दिल से यह सलाह दी कि वे आकर उस कुर्सी को वापस ले जाएं। कुछ दिनों के पश्चात जब बिल काम से घर लौट कर आया, रसोई घर ताज़ी ताज़ी पकी हुई चेरी पाई की खुशबू से भरा हुआ था।
जो उसे बहुत पसंद थी। रात के खाने के पश्चात उसने पाई के 2 टुकड़े खाए जिसमें ढेर सारा सोरगुम शीरा लिपटा हुआ था। उसने होप से मजाक में बोला, तुम मेरे लिए इतनी अच्छी क्यों बन रही हो आज रात? वह ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ छिपा रही हो। बिल, मैंने पड़ोसी के लड़के से कुछ रेंगने वाले कीड़े को दबा कर निकलवाए हैं इस दोपहर को। क्यों ना हम लोग नदी पर चलकर कुछ देर मछलियाँ पकड़ें। यह बिल को कुछ अजीब लगा क्योंकि होप को मछलियाँ पकड़ने में कोई ख़ास अच्छी रुचि नहीं थी। पहले आओ दूसरे कमरे में चलकर बैठते हैं ताकि मैं इस चेरी पाई को थोड़ा पच जाने दूँ। नहीं बिल, चलो अभी ही मछलियाँ पकड़ने चलते हैं। उसके शब्द लगभग मिन्नत स्वरूप प्रतीत होते थे। प्रिय, क्या हुआ है आज? होप ने कहा, कुछ नहीं, पर उसकी आंखें नम हो चली थी। बिल को समस्या की भनक लग गई, सो उसने फिर से बोला, चलो पहले दूसरे कमरे में चलते हैं। जब उसका चेहरा उतर गया तो बिल को समझ में आ गया कि वह सही है। उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेटी और इकट्ठे दोनों दरवाजे से होकर वहां पहुंचे। मॉरिस कुर्सी जा चुकी थी। होप ने बिल के सीने पर सर रखा और सुबकती हुई बोली, ओह बिल, मैंने उसे तुम्हारे लिए रखे रहने की कोशिश की थी। मैंने बहुत कोशिश की। बिल ने उसे हल्के से दबोचा। मैं जानता हूँ प्रिय, यह तुम्हारी गलती नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते थे, पर इन्हीं किन्हीं दिनों में चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। किसी दिन खुदा ही रास्ता बनाएंगे और हमारे पास एक बढ़िया सी कुर्सी होगी। उसने अपना सिर घुमाया ताकि अपने पति की आश्वस्त करती हुई आंखों में देखे। मैं ऐसी ही आशा करती हूँ बिल। गरीबी की टाली ना जा सकने वाली कठिनाइयों के बावजूद बिल और होप ब्रैनम एक साथ बहुत खुश थे। वे एक दूसरे का खजाने स्वरूप ध्यान रखते थे और उनका बेपनाह प्यार रास्ते के सभी ऊबड़ खाबड़ हिस्सों को गड्ढों को समतल करता गया। 1934 के दिसंबर में होप गर्भवती हो गई। वे दोनों ही रोमांचित हो गए थे एक बच्चे के आने के विचार से, क्योंकि बिल के पूर्वज आयरलैंड के थे और होप के जर्मनी के। वे उसे यह कहकर चिढ़ाया, यदि लड़का हुआ तो हम उसका नाम रखेंगे हायरिंग माइकल। होप चकित होकर बोली, ओ बिल, यह बहुत भयानक लगता है। सितंबर 13, 1935 को होप को प्रसव पीड़ाएं होने लगी। उसका एक कठिन समय था और वह जनने के दौरान मरते मरते बची। बिल आगे पीछे चहलकदमी करते हुए मीलों चला होगा अस्पताल के प्रतीक्षालय में। फर्श पर दोपहर के 3 बजे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ठीक उसी पल बिल चिल्लाया, धन्यवाद हो प्रभु, यह एक लड़का है और उसका नाम होगा बिली पॉल। कुछ ही मिनटों के बाद डॉक्टर प्रसूति कक्ष से बाहर निकल कर आया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, रेवरेंड ब्रैनम, मैं आप पर इस कमरे के फर्श पर लगे लिनोलियम को घिस डालने के लिए जुर्माना लगा सकता हूँ, परंतु यह बेकार न जाएगा। आपको बेटा हुआ है। जब बिल सुनिश्चित हो गया कि उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक है, वह चुटकुला छोड़ने से अपने मन को रोक ना पाया। प्रिय, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं नहीं सोचता कि हमें इसका नाम हाइनरिक माइकल रखना चाहिए, क्योंकि यह शुक्रवार 13 को पैदा हुआ है। हम इसका नाम रख देते हैं जिंक्स। वह हंसने लगी। लेकिन बिल, मैं तो इसका नाम इसके पिता के नाम पर रखना चाहती हूँ। तो फिर हम इसका नाम इसके पिता के नाम पर रख देंगे और महान प्रेरित संत पौलुस के नाम पर भी हम इसे बिली पॉल बुलाएंगे। 1935 के अक्टूबर में समाचार पत्रों ने घोषणा की कि मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला कर दिया है। इटली अपनी आधुनिक युद्ध की मशीनों के साथ धड़धड़ाते हुए उस पिछड़े हुए देश में घुस गया और जल्दी ही इथियोपिया के सारे विरोध को कुचल डाला। यूरोप ने अपने गुस्सा को इस अनपेक्षित हमले के विरोध में जाहिर करते हुए इटली पर आर्थिक प्रतिबंध थोप दिए। बिल ने इस खबर को बड़े चाव से पढ़ा। वह यह तो नहीं समझ पाया था कि वह विचित्र ताकत क्या थी जिसने उसको भविष्य में देख लेने दिया था। पर वह जो कुछ भी था, जिन घटनाओं को उसने देखा, वे हर बार वैसे ही घटी। उसने फिर अचंभा किया और कि इस प्रकार का वरदान शैतान की ओर से कैसे आ सकता है। जैसा कि उसके प्रचारक मित्रों ने कहा था, वह भ्रमित महसूस कर रहा था। एक रविवार चर्च के बाद बिल ने बॉल्ट जॉनसन को यह कहते हुए सुन लिया कि तुम्हें उन पवित्र शोर मचाने वालों को पिछली रात सुनना चाहिए था। बिल बातचीत में प्रवेश कर गया। वह क्या था भाई वॉल्ट बदहज़मी के कारण संतरे की छिलकों को चबा रहा था। पेंटिकोस्टल लोग, बिली, तुमने उनके जैसा कुछ भी नहीं देखा होगा।
वे तो ऊपर नीचे कूद रहे थे और फर्श पर लौट रहे थे, और उन्होंने बोला कि यदि तुम किसी किस्म की अन्य भाषा में न बड़बड़ाओ तो तुम उद्धार प्राप्त नहीं हो। वह कहाँ पर है? लुईविल के दूसरी छोर पर एक तंबू वाली सभा में वह झुंड अपने आप को हाउस ऑफ डेविड बताता है, और वे इन सभाओं को स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स, नबियों की पद्धति बताते हैं। काले लोग हैं, जाहिर सी बात है। ओह, यह स्पष्टीकरण प्राप्त है, बिल ने बोला, यह जानते हुए कि कितनी ऊर्जापूर्ण रीति से कुछ काले लोग अपने धर्म को व्यक्त करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे श्वेत लोग भी थे। वाकई में? क्या वे सभी वैसा ही कर रहे थे? हाँ, वे भी वही कर रहे थे। ये हास्यप्रद था, और लोग ऐसी ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। बिल ने अपना सिर झुकाया। अच्छा, हमें ऐसी चीज़ें देखना तो पहले से पक्का है। वॉल्ट जॉनसन की खबर ने बिल की उत्सुकता सुलगा दी थी। सोमवार रात को वह गाड़ी से नदी के पार लुईविल गया उसे देखने के लिए। हालांकि उसने किसी को फर्श पर लौटते हुए तो नहीं देखा। भीड़ निश्चित रूप से उत्तेजित थी किसी चीज़ के लिए, और उनके पास कुछ अजीब शिक्षाएं निश्चित रूप से थी। सभा के बीच में एक असाधारण अधेड़ आदमी गवाही देने के लिए खड़ा हुआ। उसे देखकर बिली को पुराने नियम का एक नबी याद आ गया। सफ़ेद होते हुए उसके बाल कंधों तक थे और घुंघराली दाढ़ी थी जो उसके सीने पर लटकी हुई थी। उसकी गवाही उतनी ही झटका देने वाली थी जितनी उसकी शक्लो सूरत। उसने अपना परिचय दिया जॉन रॉयन के नाम से, जो डोवेजिएक मिशिगन से था। उसने बताया कि प्रभु ने उससे कहा कि वह लुईविल, केंटकी आए और उस सभा में गवाही दे। उसने खुदा की सामर्थ, पेंतिकुस्त वाली आग और विचित्र आत्मा के बपतिस्मे की बात की। उसकी गवाही में इतनी ऊर्जा और विश्वास था कि बिली ने फैसला किया कि वह इस खास आदमी से मुलाकात करेगा। चर्च के बाद वे एक लंबे समय तक बातचीत करते रहे। जॉन रॉय ने कहा कि जब वह एक जवान आदमी था तो वह सर्कस में कलाबाजी दिखाने वाला नट था। सालों तक वह कैथोलिक चर्च का सदस्य था, लेकिन जब उसने अपना दिल यीशु मसीह को दे दिया, उसके बाद वह एक पेंटिकॉस्टल बन गया, और अब वह यात्रा करता है जैसे प्रभु अगुवाई करे, खुदा की सामर्थ के विषय में गवाही देते हुए जहाँ कहीं वह जाए। बिल ने उसे 7 हिस्सों वाले दर्शन के विषय में बताया जो उसने 1933 के जून में देखा था। जब जॉन रॉयन को यह पता चला कि उनमें से एक हिस्से को यह दिखा था कि मुसोलिनी इथियोपिया पर हमला करेगा, रॉयन अपने उत्साह को मुश्किल से ही रोक पाया था, और उसने पूछा कि क्या वे इसके विषय में बाद में भी और बात कर सकते हैं। बिल के लिए यह ठीक था, सो उसने अपने से उस बड़े आदमी को घर पर बुला लिया रात बिताने के लिए। सुबह वे लोग लंबे समय तक उस रसोई वाले मेज के चारों ओर बैठे रहे थे, जबकि बिल अपने कुछ असाधारण अनुभवों को साझा कर रहा था। उसे इस अजनबी से बात करने में कहीं ज़्यादा आज़ादी महसूस हो रही थी, बजाय उन प्रचारकों के जिन्हें वह वर्षों से जानता था। जॉन रॉयन ने बिली को प्रोत्साहित किया कि इन दर्शनों पर करीब से ध्यान दिया करे, यह सलाह देते हुए कि वे खुदा के आवाज़ हो सकते हैं जो उससे बात कर रही हो। फिर वह बात करने लगा एक चीज़ के विषय में जिसको वह पेंटिकुस्तीय अनुभव बुलाता था, जिसे वह कहता था कि खुदा की सामर्थ है एक गतिशील जीवित बल स्वरूप एक मसीही जीवन में। बिल उसके तात्पर्य को समझ न सका था। उस आदमी ने अनजान शब्दावली का प्रयोग किया था, जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषाओं में बोलना और भाषाओं का अर्थ देना। लेकिन एक बात साफ थी, जॉन रॉयन निश्चित रूप से उसमें विश्वास करता था जो वह कह रहा था। वह आदमी बात करते करते जोश में आ गया। अचानक ही उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और किसी किस्म की समझ में न आने वाली भाषा में बोलने लगा। 1 मिनट के बाद वह रुक गया। फिर वह मेज के दूसरी ओर से चलता हुआ आया, बिल के कंधे पर हाथ रख और बोला, भाई बिली, अनुवाद यह है, तुम अभी बस एक छोटे लड़के हो, अभी तुम्हारे अंदर बहुत जवानी है, पर किसी दिन वह स्थिर हो जाएगा और सर्वशक्तिमान खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा देशों को हिला डालने के लिए।